नमस्कार। खास पेशकश मिशन आंध्र प्रदेश को लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। मिशन आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जीत का प्लान तैयार कर रहे हैं। इस बीच माना जा रहा है कि 8 जुलाई को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की मुखिया वाईएस शर्मिला सोनिया और राहुल की मौजूदगी में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस वाईएस शर्मिला को बड़ा पद और बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को वाईएस शर्मिला की कांग्रेस में विलय होने की खबरें सामने आ रही हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद केवीपी रामचंद्र राव का कहना है कि आंध्र प्रदेश के लोग फिलहाल तटस्थ स्थिति में हैं और पार्टी के लिए नए सिरे से विकास के बीज बोने के लिए जमीन उपजाऊ है। रामचंद्र राव जोर देकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बीज अंकुरित होने और नई ऊर्जा और जीवन पनपने के लिए माहौल अनुकूल है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में पार्टी के पुनरुद्धार के लिए एक योजना पर काम किया जा रहा है। मैं लक्ष्य हासिल करने के लिए आक्रामक तरीके से काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। यहां के लोगों में यह विश्वास पैदा करने के लिए उन्हें समय समय पर राज्य का दौरा करने की जरूरत होगी कि कांग्रेस पुनर्गठन अधिनियम में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। इधर बीजेपी ने दग्गुबाती पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जिससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति को और धार मिलेगी। पुरंदेश्वरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की बेटी हैं, टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू की साली हैं और दग्गुबाती वेंकटेश्वर राव की पत्नी हैं। 22 अप्रैल 1959 को जन्मी पुरंदेश्वरी आंध्र की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। वो पहली बार 2004 में फिल्म निर्माता दग्गुबाती राम नायडू को हराकर बापटला निर्वाचन क्षेत्र के 14वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी। तो सवाल यह है कि सीधी टक्कर होगी, क्या वाईएसआर का विलय होगा? ये सारी बातें समझने होंगी। और जो अध्यक्ष बदले हैं अलग अलग प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को क्या उसका फायदा मिलेगा, कौन कितना मजबूत है, किसमें कितना है दम, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, जिनसे हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं, और राजेश सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों मेहमानों का। राजेश जी, किसमें कितना है दम की स्थिति देखने को मिलेगी? राजनीति तो खैर जबरदस्त तरीके से इस वक्त चल रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में लगता है दाल गलेगी। देखिए रविंद्र जी, हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रविंद्र जी, सभी को मालूम है कि भाई साउथ में हम शुरू से थोड़ा सा हमारा जो संगठन रहा है वो थोड़ा कमजोर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसको स्वीकार करने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब से 2014 के बाद से मेरी आवाज रिटर्न क्यों आ रही है? स्पीकर ऑन किया है क्या आपने? आप आराम से बोलिए, यहाँ आपकी आवाज साफ आ रही है, आप आराम से बोलिए। जी, बात रखिए अपनी। तो 2014 के बाद से जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब से केंद्र की सत्ता में आए हैं, तो लगातार चाहे वो आंध्र प्रदेश रहा हो या जो आनंद फानंद में कांग्रेस की जो नीति रही है, फूट डालो राज करो वाली की, और वो रोड की राजनीति करने के लिए कुछ भी हो, किसी भी प्रदेश का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, उसमें षड्यंत्र करने से गुरेज नहीं आते। तो 2014 में आनंद फानंद में उन्हें तेलंगाना व आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया, बिना कोई उसका रोड मैप तैयार किए हुए, बिना कोई मॉडल बनाए हुए उन्होंने कर दिया जो है वहाँ पे, इतनी समस्याओं के बावजूद भी। लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा संगठन अब धीरे धीरे काफी मजबूत हो चुका है। तो उन्होंने जिस चीज को अलग किया है वो क्या एक कर दिया जाएगा? नहीं, मैं उसकी बात देखिए रविंद्र जी नहीं कर रहा हूँ कि ये कर दिया जाएगा। बात ये नहीं है कि वो तो सरकार बनने के बाद हमारी क्या वहाँ पे समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम वहाँ की सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे जमीन पे जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार भी आपने देखा
कि भाई तेलंगाना में जिस प्रकार हमने जो है कि संघ के बहुत ही अनुभवी व्यक्ति जो बहुत दिनों से संघ से जुड़े रहे उनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपने हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एनटी रामाराव की जो बेटी है दग्गुबाती पुरंदेश्वरी जी, जिनको कि साउथ का सुषमा स्वराज कहा जाता है, जो अपनी बातों को बड़ी अच्छी तरीके से रखती है, तो उनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो संगठन वहाँ पे हमारा धीरे धीरे काफी मजबूत हो चुका है और जमीन पे हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अब वहाँ की जनता भी चाह रही है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। तो हम वहाँ पे देखिए लोकसभा में काफी अच्छा करने जा रहे हैं और विधानसभा में वो अच्छा करना जा रहा है। रविंद्र जी, ठीक है। डॉक्टर अरुणेश यादव भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात वो रखेंगे। अरुणेश जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमने पुरानी गलतियों से सीख ली है, कांग्रेस से वहां लोग ऊब चुके हैं क्योंकि देश को तोड़ने की राजनीति शायद करते हैं, फूट डालो और राजनीति करो, ऐसा आरोप लगा रहे हैं अभी राजेश जी आपके ऊपर। ताकत क्या होगी यहाँ पर कांग्रेस की, कैसे चुनौती देगी बीजेपी को? अरुणेश जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, आप उन तक आवाज नहीं पहुंची। लेकिन राजेश जी, चेहरे बदल देने से क्या लगता है कि उतनी पकड़ मजबूत हो पाएगी? खास बात यह है कि जमीनी स्तर पर अगर काम नहीं किया गया है और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच पैठ नहीं बनाई जाएगी। अरुणेश जी, आवाज आ रही है? नहीं, देखिए रविंद्र जी, मैं सबसे पहली राजेश जी, एक मिनट, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, थोड़ा सा। अरुणेश जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही जी। राजेश जी बोलिए। हाँ, एनटी रामाराव जी से बड़ा साउथ में ये उनका बड़ा चेहरा है और आंध्र प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो एनटी रामाराव जी से बड़ा कोई राजनीतिक व्यक्ति वहाँ पे हुआ नहीं। तो उनका जनता के बीच में एक पैठ है और उन्हीं की बेटी है जिनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ये सब बातें हैं। हाँ, नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बड़े चेहरों पर राजेश जी भरोसा करते हैं, लेकिन वो चेहरे ही वहां से हार जाते हैं या उन चेहरों की पकड़ अपनी ढीली हो जाती है। मान भी लेते हैं अगर कि चलिए यहाँ पर है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो डिप्टी सीएम मौर्य साहब अपने इलाके से ही हार गए थे। हम उत्तराखंड की बात करें तो जो मुख्यमंत्री पद का आपके चेहरा था वो एक जगह से जहां पर उनकी खास पकड़ थी वहां से हार गए थे। तो हम भरोसा कैसे करें या जनता आप पे भरोसा कैसे करें? आप कहते हैं कि वो फूट डालो नीति करी की बात करते हैं, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी इस बात को करती है। नहीं, देखिए रविंद्र जी, एक व्यक्ति अगर एक जगह से चुनाव, अगर कोई बड़ा नेता है अगर एक जगह से चुनाव हार जाता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि पूरे देश में उसकी स्वीकारोक्ति नहीं है या पूरे प्रदेश में उसकी स्वीकारोक्ति नहीं है। अब इंदिरा जी तो अमेठी से चुनाव हार गई थी, तो क्या पूरे देश ने उनको इग्नोर कर दिया था उस समय? भाई, चुनाव एक जगह से हारना, वहाँ का कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, कुछ वहाँ की स्थानीय समस्याएं होते हैं। तो एक अगर लोकसभा पर्टिकुलर है या विधानसभा पर्टिकुलर है, अगर वहां से कोई बड़ा नेता चुनाव हारता है तो इसका मतलब नहीं कि पूरे देश में उसकी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है और चीजें। तो ये चुनाव हार जाना बड़े नेता को कोई बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, इस बात का है कि उसकी स्वीकारोक्ति पूरे प्रदेश में कितनी है, तो वो मतलब स्वीकारोक्ति कितनी है। तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अब स्वीकारोक्ति आंध्र प्रदेश में होगी और उसके बाद धीरे धीरे करके तेलंगाना भी बढ़ेंगे। खैर, अरुणेश जी से सवाल ले लेते हैं क्योंकि उनका संपर्क कट गया। अरुणेश जी, आवाज आ रही है आप तक? अरुणेश जी, आवाज आ रही है? तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन लेकर चल रही है, उसका अपना एक रोड मैप है और वही बात राजेश जी कहना चाह रहे हैं कि हम जो चेहरे उतार रहे हैं, जिनका काफी भरोसा है जनता के बीच, जिनकी पकड़ है, उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुरंदेश्वरी जी की अपनी एक पहचान है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी पर लोग इसलिए भी भरोसा कर रहे हैं कि उसका एक विजन है कि हमने जितने वक्त तक जो काम करने की ठानी है उन काम को हम लगातार करते हुए आए हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर कम से कम दक्षिण की तरफ उतना भरोसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उन पर भी भरोसा जगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजेश जी, अगर पुराने आंकड़ों को दिखाया जाए तो यहां पर चीजें पलटती रही हैं, हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें और अब तो तेलंगाना बन गया, दो चुनौतियां आपके सामने। नहीं, देखिए, शुरू से भी मैंने पहले भी वही कहा। हाँ, क्योंकि राजधानी की भी अपनी लड़ाई है कि राजधानी क्या बनेगी, कौन सा जो शहर वो राजधानी का तमगा लेगा। हाँ, नहीं, उस पे जब हम सत्ता में जब आ रहे हैं तो उस पे भी चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है कि
वहाँ की जो समस्याएं अभी तक उन्होंने राजधानी को उन्होंने भाई आनंद फानन में मैंने वही कहा कि फूट डालो राज करो की जो नीति कांग्रेस की रही है और जनता को समस्याओं में झोंकने का उनका काम रहा है, वो कभी समाधान ही नहीं रहे हैं। समस्या को खड़ा करना उनका काम रहा है, वो देश स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो, क्षेत्रीय स्तर पे हो, फूट डालो राज करो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति रही हो, चाहे अलगाववाद की राजनीति रही, ये कांग्रेस के मूल में रहा है। उनका ये मूल रहा है कि राजनीति उनको सत्ता हथियाना है, किसी भी प्रकार चाहे देश का नुकसान हो जाए, देश के लोगों का नुकसान हो जाए, सत्ता उनको चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है राष्ट्रवादी विचारधारा की हमारी पार्टी है और हमारा जो संगठन है वो जमीन स्तर पे काम करता, वहाँ की जो जमीनी समस्याएं हैं अगर इस बात पर राजेश जी भरोसा कर लिया जाए तो फिर हमें हिमाचल और कर्नाटक को ध्यान में रखना होगा। खैर अरुणा जी, आवाज आ रही है अब तक हमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज राजेश जी कह रहे हैं कि जनता को ठगा गया है, फूट डालो राजनीति करो, ये आपकी नीतियों में शामिल है, इसीलिए इस तरफ की अगर बात करें तो उनको जीत हासिल हो रही है। दक्षिण की तरफ भी जल्दी रुख किया जा रहा है और जो अध्यक्ष उन्होंने चुने हैं, जिन चेहरों को उन्होंने कमान सौंपी है, वो आपको बैकफुट पर ले जाएंगे कांग्रेस को। जी क्या मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा जी। हम जो हमारे साथी वो इतिहास की बात करते हैं कि पीछे क्या नहीं हुआ, वो किसने देखा। लेकिन अगर हम वर्तमान समय है तो वर्तमान में क्या हो रहा है तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना के टुकड़े किए, इसके अलावा मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान में इन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, बिहार में तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, झारखंड में कोशिश करी। तो डिस्ट्रक्टिव जो पॉलिटिक्स है, जो तोड़फोड़ की राजनीति है, वो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। और इस समय बीजेपी के पास तो अपने चेहरे नहीं है। आप बताइए, पंजाब में इन्होंने किसे अध्यक्ष बनाया? ये कह रहे हैं कि साहब हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, संगठन मजबूत हो रहा है। अरे भाई, आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपको संगठन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको काम के जरिए जनता को बताइए ना कि हमने क्या क्या काम किया है। और अगर आप संगठन पे फेरबदल कर रहे हो, पंजाब जैसे प्रदेश में आपको जो कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ जी को अध्यक्ष बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश नहीं, ये तो उनके ऊपर आरोपों की बात हो गई ना। कांग्रेस की मजबूती क्या है आंध्र प्रदेश में, ये भी तो आप बताइए। अगर वो अपने काम के जरिए अपनी पहचान बताएंगे तो आपको भी तो अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनानी होगी। वो कह रहे हैं कि 2 भागों में बांट दिया आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना बना दिया आपने, और अभी राजधानी को लेकर भी वहां संशय है कि भाई राजधानी किस शहर को बनाया जाएगा। तमाम तरह के जो मुद्दे हैं शॉर्ट आउट कर नहीं पाई कांग्रेस, तो आप कैसे जनता के बीच जाएगी? बिल्कुल, मैं सिलसिलेवार सारी बातें बता रहा हूँ। पहले आपको भी मालूम होगा कि पंजाब में हरियाणा भी था और हिमाचल प्रदेश भी था। 3 अलग राज्य बने। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग राज्य बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो अब बताइए, क्या उन राज्यों में विकास नहीं हो रहा है? जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग किया गया, तो उसके पीछे जो मूल भावना थी वो ये थी कि दोनों जो तमाम जो राज्य हैं, जब अलग राजधानी बनती है तो वहां उसका जो विकास है, विकास की दर बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है ये कहीं इससे अलग नहीं हो रहे, सबको क्या है भाई अलग। ठीक है राजेश जी, देखिए वो उनका सवाल ये है, महाराष्ट्र में आप गए, आपने जोड़ तोड़ की राजनीति अपनाई, गोवा में भी आपने जोड़ तोड़ की राजनीति अपनाई, मध्य प्रदेश में भी आपने जोड़ तोड़ की राजनीति अपनाई, बिहार में भी आपने जोड़ तोड़ की राजनीति अपनाई थी। तो कह रहे कि कम से कम अपना काम बताइए ना, जोड़ तोड़ की राजनीति को आप विकास तो नहीं कह सकते ना? नहीं, मैं अपना भी काम भी आपको बता रहा हूँ और काम आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी नेता हैं वो जमीन पे जाकर के, चाहे वो हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेता काम तो बता ही रहे हैं। अब अभी प्रधानमंत्री जी भी काम गिना रहे हैं कि भैया हमने काम किया, 50 करोड़ लोगों का हमने जन धन योजना के तहत खाता खोला, 55 करोड़ लोगों को हमने जो है कि आयुष्मान भारत के तहत हमने लाभ पहुंचाया, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास हमने दिया, 11 करोड़ लोगों को हमने शौचालय दिया। तो हम जो है 15 से 20% लोगों को हमने रोजगार दिया ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो हम काम कर रहे हैं। 3% किसी विकास दर हो गया, ये लोग तो 0.25 से ऊपर नहीं, मतलब 1% भी विकास दर को नहीं छू पाए थे, कृषि विकास दर जो था।
तो काम हम कर रहे हैं। दुनिया में आज भारत जो है आर्थिक रूप से जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हो गई है, वो काम तो हम गिना रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ रविंद्र जी, जो सबसे बड़ा इन्होंने प्रश्न किया, इनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस की जो मूल परेशानी है या इनके अंदर जो मूल गड़बड़ी है, मैं उसको बता रहा हूँ रविंद्र जी कि इनको ये समझ में नहीं, मैं जोड़ तोड़ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कहलाती है। नहीं, मैं वही चीज बता ठीक रहा हूँ। है, ठीक है, हम जवाब लेंगे, अरुणेश जी से जवाब लेंगे, अरुणेश जी से जवाब लेंगे। मैं पूरी बात तो नहीं कर पाए, जी जी, बात मैं नहीं कर पाया जी, ये 10 सेकंड का टाइम दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। भाई सोनिया जी की, राहुल जी की स्वीकारोक्ति इनकी पार्टी में ही नहीं है, चाहे वो शरद पवार को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, ये लोग खुद उनकी जो नेतृत्व है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये लोग खुद अलग चले गए। वो विपक्षी एकता की बात है, वो विपक्षी एकता की बात है। सवाल लेकिन यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो काम आपने अभी गिनाए हैं उस पर हम अरुणेश जी से जवाब लेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे हम कि आखिर सरकारी जॉब अब तक कितने हैं, कितनी वैकेंसी सरकारी निकली हैं, कितने पद सरकार के जरिए भरे जा चुके हैं सरकारी नौकरियों में। मिशन आंध्र प्रदेश को लेकर बात कर रहे हैं दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी जुगत लगाने में जुटी है, और कर्नाटक की तरह यहां पर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को पछाड़ दें। लेकिन बीजेपी का जो अपना जमीनी संगठन है वो जिस तरह से काम करता है, क्या वाकई उसको चुनौती देना इतना आसान है? क्या स्थिति है आंध्र प्रदेश की, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणेश जी और राजेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुणेश जी, वो कह रहे हैं हमने तो रोजगार भी दिए हैं, हमने तो जमीनी स्तर पर काम भी किया है, हमने महिलाओं को सम्मान भी दिया है, हमने सबका साथ सबका विकास भी किया है, आपने क्या किया? देखिए जी, अभी तो अपने पक्ष में है। अगर हम पिछले 9 साल 10 साल तो सवाल करने का जो मौलिक अधिकार है वो हमारा, लेकिन होता क्या है कि सत्ता पक्ष में जो हमारे बीजेपी के साथी है, काम भी ये कर रहे हैं और सवाल भी ये कर रहे हैं कि साहब विपक्ष क्या कर रहा है। अब सिलसिलेवार में 2-3 चीजें जो है अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने रोजगार दिए हैं तो आपके ही जो सांसद हैं वरुण गांधी जी, वो हर जगह बैठकों में, रैलियों में ये क्यों कहते हैं कि सरकारी पद खाली है। लगभग 60 लाख के आसपास सरकारी खाली होने की बात उन्हीं ने कही है। और दूसरी, रेलवे में लगभग 9 लाख पद खाली है। इस बात को कोई नहीं नकार सकता। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में बात की जाए, चूंकि मैं शिक्षा जगत से आता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो राज्य वाली यूनिवर्सिटी हो या केंद्र की यूनिवर्सिटी हो, वहां पे लाखों की संख्या में पद खाली है, जिसमें से 40,000 ज्यादा पद तो सिर्फ आरक्षित है। ओबीसी के पद खाली है 40,000 से ज्यादा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि हम ओबीसी हितैषी है, पिछड़ा वर्ग के हितैषी है, तो ये हित हमें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह का हित है। ये सिर्फ दिखाने भर का हित है या इस वर्ग के लिए भी आप कोई काम करेंगे? और जो तो आंध्र प्रदेश का हित किसमें नजर आ रहा है अरुणेश जी? आंध्र प्रदेश के जो अपने जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही उनके पास जाएंगे? देखिए, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, जहां जहां पे भी समस्याएं हैं वहां के मुद्दों पे बात होगी। तेलंगाना में भी वही मैं कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस भी तो उतनी मजबूत नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की जो प्रेजेंस है वो सभी जगह। देखिए, आप सत्ता में हैं या सत्ता में नहीं है, इससे आप मजबूती या कमजोरी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो लेकिन प्रेजेंस होना भी, अगर हर प्रदेश में प्रेजेंस आपकी है तो ये भी तो मजबूती का उदाहरण नहीं हो सकती ना। देखिए, हमारी प्रेजेंस है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे साहब सत्ताएं तो आती जाती रहती हैं, मुख्य बात ये है कि आप जनता की समस्याओं पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो विपक्ष का मूल काम है। तो आपको क्या लगता है कि आंध्र प्रदेश की बड़ी समस्या क्या है जिस पर अमल होना चाहिए और अब तक नहीं किया गया? अगर अमल नहीं किया गया तो जो राज्य सरकार है फिर उसके ऊपर दोष जाना चाहिए? जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं, जो राज्य सरकार के हाथ में है, जैसे राज्य के लेवल के जो पद है उनको राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन जो केंद्रीय पद है, जो राज्य सरकार को, हर केंद्र सरकार, हर राज्य सरकार का एक अपना एक बजट होता है, वो बजट देती है और जो तमाम सुविधाएं मुहैया करती है। तो कहीं ना कहीं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो उसके साथ बीजेपी जो है वो दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
जिन राज्यों में अगर कांग्रेस की सरकार हो या कोई क्षेत्रीय दल की सरकार हो, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कहानी ये हो रही है कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें बीजेपी के जो लोग हैं उसमें अड़ंगा डालते हैं। और कहीं कहीं अब तो ऐसा विलय होता की है बात चल रही, विलय की बात ठीक है क्या? क्षेत्रीय पार्टी, अब देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में होता है, केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है, विलय होता है या नहीं होता है, क्योंकि लोग हमारे ही पहले हमारे पार्टी में, उनके पिताजी जो थे रेड्डी साहब के, वो हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री थे। अब आगे क्या संभावनाएं बनती है, आप भी रविंद्र जी जानते हैं मुझसे ज्यादा आपका तजुर्बा है, राजनीति संभावनाओं पे टिकी हो। विपक्ष तो ये भी कह रहा था, हमारे बीजेपी के साथी तो ये भी कह रहे थे कि साहब सचिन पायलट साहब नई पार्टी बना रहे थे। 11 जून को इन्होंने घोषणा कर दी थी कि साहब सचिन पायलट की नई पार्टी बना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आगे भविष्य में लेकिन महाराष्ट्र में विपक्षी एकता जो मजबूती दिखा रही थी उसमें तो अजीत पवार जी चले गए, वो तो बीजेपी के खेमे में चले गए। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि बीजेपी जो है ना जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती। जोड़ तोड़ में क्या होता है, किसी छोटी पार्टी से या क्षेत्रीय दल से आपका या तो गठबंधन हो रहा है या गठबंधन नहीं हो रहा। बीजेपी के लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द है उसे हम कहेंगे तोड़ और फोड़ की राजनीति। अगर क्षेत्रीय दल आपके साथ गठबंधन नहीं कर रहा है तो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने नया पैटर्न चुना है कि साहब उस दल के 30 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, 30 सेकंड में अरुण जी, कांग्रेस की मजबूती आंध्र प्रदेश में क्या होगी? कांग्रेस सत्ता में आएगी और केंद्र के लिहाज से भी देखा जाए तो वहां हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके आएंगे और अगली बार जो मुख्यमंत्री होगा वो हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। अगर हमारे विचार जाते हैं, सहमति हो जाती है, कैसे पैठ बनाएंगे और कैसे अपनी मजबूती दिखाएंगे? क्योंकि अगर इस दिशा में निकला जाए तो बीजेपी के पास पावर भले ही बहुत ज्यादा है लेकिन जमीन जो है उतनी मजबूत नहीं है। नहीं, देखिए रविंद्र जी, हमारी जमीन भी मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पे मजबूत हो चुके हैं। ये जो एक अपवाद के स्वरूप में देखा जाता था कि भाई साउथ में बीजेपी, मुद्दा क्या होगा साउथ में? नहीं, मुद्दा वही हमारा मुद्दा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमारा तो मेन मुद्दा होता है ना। और जो कांग्रेस 1957 से 1957 से जो समस्याएं खड़ी किया है कांग्रेस ने, उस समस्याओं का समाधान जो ये आनंद फानंद में इन्होंने दो राज्य बना दिए, अभी उसका जो है कि आज कांग्रेस के ऊपर राजनीतिक ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए। अब लगभग 10 साल का समय हो चुका है, कब तक आप कांग्रेस के सर पे ठीकरा फोड़ेंगे? तभी तो आप नैतिक जिम्मेदारी लीजिए। अब 10 साल से आप केंद्र में, लगभग 10 साल से सरकार में आज हुआ है, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, एयरपोर्ट का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र, आज दुनिया में सबसे ठीक है। नंबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दोनों दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। अगर हिमाचल से चलें, कर्नाटक तक आए, दिल्ली तक आए, कई जगह चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने रही हैं। लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा से काफी कुछ बदल गया, इसको भी समझना होगा। और आंध्र प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बन रही है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ऐसी उम्मीद जता रही कि वो एक बेहतर स्थिति है और वो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल देंगे, मुख्यमंत्री उनका होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ सबका विकास पर हमारा भरोसा लगातार बढ़ रहा है, हम उसी मुद्दे पर आगे जाएंगे। अब देखना यह है कि इतने सारे परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उसको लेकर क्या उसको जीत हासिल होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।